हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज हम लोग वो सीखने जा रहे हैं जिसके लिए हमें अपनी सारी स्किल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें ग्रामर की एक एक चीज का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जी हाँ, आज हम लोग सेंटेक्स वाले सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स में हमें ग्रामर की छोटी छोटी एरर्स दी जाती हैं और हमसे कहा जाता है कि उन एरर्स को फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करके दोबारा सेंटेंस को लिखो। तो देखिए, एरर्स को तलाशना कोई सरल कार्य नहीं है। कहाँ पे ग्रामर की कौन सी एरर होगी ये वही पता लगा सकता है जिसको ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज हो। लेकिन फिर भी हम आपको पूरी तरह से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस वाक्य में कौन सी गलती है और वो क्यों है। तो चलिए हम लोग आज की अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स के अंतर्गत हमसे ये कहा जाता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट माने सही कीजिए, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, सेंटेंसेस माने वाक्यों को, यानी हमको वाक्यों को शुद्ध करना होता है। आज हम उन वाक्यों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हमारा पहला वाक्य है वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। वन के बाद शुड लिखा हुआ है, यानी यहां पर ये जो वन है, ये वन मतलब एक नहीं होगा, ये सब्जेक्ट रूप पूरा हो गया और इसका अर्थ होगा प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक को। शुड माने चाहिए, रेस्पेक्ट सम्मान करना। लेकिन जब हिज शब्द आता है तब थोड़ा सा हमें सोचना होगा, क्योंकि हिज का प्रयोग होता है उनके लिए जो या तो सब्जेक्ट में पुरुष होते हैं या फिर सब्जेक्ट में ही का प्रयोग किया गया होता है। ही के साथ हिज का प्रयोग होता है। कोई अगर यहां पर पुरुष है उसके लिए हिज का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा तो यहां पे कुछ है नहीं। हमें यहां सब्जेक्ट में लिखा हुआ है वन, और वन का पजेसिव हिज नहीं होता है। वन का अपना खुद का पजेसिव होता है जिसको कहते हैं वंस, जो वन में एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके लिखा जाता है। तो हमारी एरर यहीं पर है। इस वाक्य में हिज का प्रयोग गलत है। जब भी हमको कोई सेंटेंस ऐसा मिलेगा जो वन से प्रारंभ होगा तो उस सेंटेंस में हिज का अगर प्रयोग है तो वो हिज ही हमारी एरर है। हम उस गलती को सुधार देंगे, हमारा वाक्य सही हो जाएगा। तो हमारा ये वाक्य करेक्ट रूप में लिखा जाएगा, वन शुड रेस्पेक्ट, और यहां पर हम लिखेंगे ONE एपॉस्ट्रोफी S वंस पेरेंट्स PARENTS पेरेंट्स। हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। हमारा अगला वाक्य है आई प्रीफर कॉफी देन टी। आई मतलब मैं, प्रीफर अधिक पसंद करता हूं कॉफी, देन की अपेक्षा, टी चाय। वाक्य हमसे कह रहा है आई प्रीफर कॉफी देन टी। मैं कॉफी को चाय की अपेक्षा अधिक पसंद करता हूं। अब हमें इस वाक्य में एरर को तलाश करना है। हमने प्रीपोजिशन को सीखते समय एक चीज सीखी थी कि प्रीफर शब्द के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, यानी यहां पर ये जो देन का प्रयोग किया गया है वो गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि इस वाक्य में प्रीफर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम प्रीफर के बाद देन के स्थान पर टू लगा देंगे और हमारा वाक्य करेक्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आई PREFER प्रीफर कॉफी टू टी, और ये हमारा वाक्य करेक्ट हो गया।
आई प्रीफर कॉफी टू टी। अगला वाक्य, ही इज एन यूरोपियन नॉट ए एशियन। इसमें एरर आसान है। हमने अपने पिछले वीडियो में थोड़ी सी डिस्कस की थी कि एन का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे कोई शब्द का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू होता है। लेकिन जब किसी का उच्चारण यू से हो, भले ही वो यू से प्रारंभ हो या फिर ई यू से प्रारंभ हो, तब वहां पर हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो ए लिखा हुआ है ये हमारा गलत है। हमारा वाक्य ऐसे बनेगा, ही इज ए EUROPEAN यूरोपियन, कामा नॉट, आगे देखते हैं, फिर ए लिखा हुआ है, फिर लिखा है एशियन, एशिया, इसका पहला अक्षर क्योंकि है ए और ए वॉवेल है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग नहीं, एन होगा, नॉट एन, ASIAN। अब ये हमारा वाक्य करेक्ट हो गया। इसमें दो एरर्स थी, दोनों आर्टिकल से संबंधित थी। आर्टिकल के रूल्स आप लोग अच्छे से समझ लें। हमारा अगला वाक्य है, हिज पोएट्रीज आर माई स्टिक। हिज माने उसकी, पोएट्रीज काव्य, आर माने हैं, माई स्टिक माने आध्यात्मिक, उसकी कविताएं आध्यात्मिक हैं। यहां पर ये जो शब्द पोएट्री लिखा हुआ है यह गलत है, क्योंकि हम किसी की कविताओं को पोएट्री नहीं कह सकते। मान लीजिए आप एक कविता लिखें तो आप उसको क्या कहोगे, पोयम कहोगे या पोएट्री कहोगे? जाहिर सी बात है कि आप उसको पोयम कहेंगे। और पोएट्री का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण काव्य, जिसमें सभी प्रकार की पोयम्स समाई हुई हैं। तो पोएट्री संपूर्ण काव्य को कहते हैं। किसी की कविताओं को हम पोएट्री नहीं कहेंगे। इसलिए यहां पर करेक्शन दो तरह से हो सकता है। या तो हम पोएट्री की जगह पर पीसेस ऑफ पोएट्री कह दें, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और इसका सबसे सरल है तरीका, हम पोएट्रीज की जगह पर पोएम्स कर दें। यानी अगर हम इसको कर दें, हिज POEMS पोएम्स आर MYSTIC माई स्टिक। अब ये वाक्य हमारा सही है कि उसकी कविताएं आध्यात्मिक हैं। तो जब कभी भी पोएट्री या पोएट्रीज शब्द आए, आप लोग उसको पोयम या पोएम्स में कन्वर्ट कर देंगे और वाक्य सही हो जाएगा। हमारा अगला वाक्य, इफ आई वर हिम आई शुड नॉट गो। देखते हैं यहां पे क्या गलती है। इफ यदि, आई मैं, वर हिम होता वह, आई शुड नॉट गो मैं नहीं जाता। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब कोई ऐसा वाक्य हो जहां पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता या ऐसा करता, तो ये एक ऐसी संभावना होती है जो कभी संभव नहीं हो पाती। ये स्पेशल कंडीशन वाला सेंटेंस होता है, और ऐसे में हम कंडीशन को दर्शाने के लिए हमेशा वर का प्रयोग करते हैं, चाहे उसका सब्जेक्ट ही हो और चाहे उसका सब्जेक्ट दे हो, चाहे वो एक वचन सब्जेक्ट हो चाहे वो बहुवचन सब्जेक्ट हो। और इसमें ही एक खास बात और होती है कि हमेशा इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट रूप में नहीं होता है, यानी जिससे तुलना की जा रही है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। अगर मैं होता वह, ये जो हिम लिखा हुआ है ये गलत है। यहां पर ही होना चाहिए सब्जेक्ट रूप, क्योंकि यहां पे बताने की कोशिश की जा रही है कि मैं होता वह उसकी जगह पर, तो ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर।
यहां पे सब्जेक्ट रूप ही लिखा जाएगा। तो हम कहेंगे यहां पे इफ आई वर ही, अगर मैं वहां होता, आगे सब कुछ सही है, आई शुड नॉट गो, तो मैं नहीं जाता। इस तरह से यह हमारा वाक्य सही हो गया। अगला वाक्य, काइंड मैन विल पिटी पुअर। काइंड मैन दयालु आदमी, विल पिटी, पिटी माने होता है दया दिखाना, दया दिखाएगा, और पुअर माने होता है गरीब। दयालु आदमी दया दिखाएगा गरीब। अब तो यहां अर्थ में ही गड़बड़ लग रही है, पुअर नहीं, यहां पर होना चाहिए था गरीब लोग, और पुअर मतलब होता है गरीब। पुअर एडजेक्टिव है। हम जानते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ दा लगा देने पर वो कॉमन नाउन बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा जो पूरे समूह को दिखाता है। हम पुअर के पहले अगर दा लगा देंगे तो ये हो जाएगा द पुअर, यानी गरीब लोग, और तब हमारे वाक्य का अर्थ सही हो जाएगा कि दयालु आदमी गरीब लोगों पर दया दिखाएगा। तो हम वही कर देते हैं, KIND, काइंड मैन विल पिटी द पुअर, और ये हमारा वाक्य बन गया कि दयालु आदमी गरीबों पर दया दिखाएगा। अगला वाक्य कह रहा है, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। कोलंबस ने इन्वेंटेड माने आविष्कार किया, अमेरिका, अमेरिका का। इन्वेंटेड माने क्या होता है? कोई नई चीज का निर्माण करना, कुछ नया बनाना। कोलंबस ने अमेरिका को बनाया नहीं था, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। अब खोजना और आविष्कार करना दो अलग अलग बातें हैं। इन्वेंटेड शब्द का प्रयोग यहां गलत है। हम यहां पर कहेंगे कोलंबस इन्वेंटेड की जगह पर डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर्ड अमेरिका। अब यह सेंटेंस सही हुआ, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। हम लोगों का अगला वाक्य, कश्मीर इज मोर बेटर देन आगरा। कश्मीर है मोर बेटर, यहां पर ध्यान दीजिए, बेटर गुड की कंपैरेटिव डिग्री है और इसके साथ में मोर लगा दिया गया। आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि मोर और मोस्ट उनके साथ लगाया जाता है जिनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बना नहीं सकते। उनके तीनों के एक ही रूप, जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन बेटर शब्द की पॉजिटिव डिग्री गुड है और बेटर शब्द की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। जिनकी डिग्री बन जाती हैं उनके साथ में मोर शब्द का प्रयोग या मोस्ट शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कश्मीर इज बेटर देन आगरा। अगर हमको इसमें कोई एडवर्ब बढ़ाना भी है तो हम मोर नहीं बढ़ाएंगे, हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर इज मच बेटर देन आगरा। तो अब हम मोर शब्द को क्योंकि गलत मानते ही मानते हैं, या तो इसको हम हटा दें तो हमारा ये वाक्य सही हो जाएगा, और या फिर इसकी जगह पर हम मच शब्द का प्रयोग कर दें तब ये वाक्य सही हो जाएगा। तो KASHMIR कश्मीर इज MUCH मच PETTER बेटर देन आगरा। हमने इसमें मोर को मच कर दिया, आप हटा भी सकते हैं। हमारा अगला वाक्य, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड। क्लाइमेट माने होता है वातावरण, ऑफ इंडिया भारत का, इज माने है, हॉटर अधिक गर्म, देन की अपेक्षा, इंग्लैंड इंग्लैंड की।
भारत का वातावरण इंग्लैंड की तुलना में अधिक गर्म है। अब जरा एक चीज समझिएगा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया की तुलना की जा रही इंग्लैंड से। हॉटर देन तो सही है, लेकिन कंपैरिजन का एक तरीका होता है। मेरा पेन मोहन से अच्छा है, यह तुलना गलत है, क्योंकि पेन की तुलना मोहन से किसी आधार पर नहीं हो सकती। पेन एक निर्जीव वस्तु है और मोहन सजीव वस्तु है। हाँ, अपने पेन की तुलना हम मोहन के पेन से करें तो इसको हम कह सकते हैं कि यहां पे कंपेयर किया जा रहा है। वैसे ही यहां पर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, एक पक्ष है भारत का वातावरण और दूसरी तरफ पूरा पूरा इंग्लैंड। अब वातावरण की तुलना किसी देश से नहीं बल्कि उस देश के वातावरण से हो सकती है। तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको सही करने के। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन, और फिर यहां पर भी हम यही कर दें कि द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। ये सभी को आसानी से समझ में आ जाता है। एक इसका विकल्प भी है, हम द क्लाइमेट ऑफ ना लिखना चाहें तो हम सिर्फ बढ़ा दें डेट ऑफ, तो डेट ऑफ का भी अर्थ वही होगा जो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया का है। यानी ये क्लाइमेट शब्द इंग्लैंड में एक छिपे हुए रूप में जुड़ जाएगा, लेकिन जो सांकेतिक शब्द होते हैं वो हमें आसानी से थोड़ा समझ में नहीं आते हैं, तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम कर दें द CLIMATE क्लाइमेट ऑफ INDIA इंडिया इज हॉटर देन। अब हम डेट ऑफ नहीं लगाएंगे बल्कि कह देंगे द CLIMATE क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड, और इस तरह से ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा। लेकिन आपके पास दोनों विकल्प हैं, आप चाहें तो द क्लाइमेट आपकी जगह पर डेट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाक्य है ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट। हमें करेक्ट करना है, उससे पहले एक चीज जाननी है। एज वेल एज का अर्थ होता है वैसे ही जैसे, और यू मतलब होता है तुम। अब यहां पर देखिए मुख्य सब्जेक्ट क्या है, हमारा मुख्य सब्जेक्ट है ही, और ये जो एज वेल एज यू लिखा हुआ है ये हमको ये बताता है कि वैसे ही जैसे तुम, यानी तुम्हारी ही तरह वह, इनोसेंट निर्दोष, आर माने है। अब यू के साथ आर लगता है, लेकिन क्योंकि ये यू सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है? ही। एज वेल एज कुछ भी लिखा हो वो तो यहां पर इसके साथ में जुड़ा गया है कि तुम्हारी ही तरह है। तो अब आप समझिए कि क्या ही के साथ आर का प्रयोग संभव है? नहीं, तो यही हमारी गलती है। हम इसको सही करेंगे, हम इसको लिखेंगे ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट, और ये वाक्य हमारा सही हो गया कि तुम्हारी ही तरह वह निर्दोष है। यहां पर यू इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा ही। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज गॉन टू मुंबई यस्टरडे। इस वाक्य में समझिए यस्टरडे मतलब कल, और हमारा टेंस क्या कहता है? हैज गॉन, जा चुका हूं, ये जा चुका है। ही हैज गॉन टू मुंबई, वो मुंबई जा चुका है यस्टरडे कल। अब यहां पर दो विरोधी बातें हो गई। हैज परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है और परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, लेकिन कब? जब तुरंत समाप्त हुआ हो। यानी अगर ये कार्य तुरंत समाप्त हुआ है तो यस्टरडे का प्रयोग इसके साथ में बिल्कुल गलत है, लेकिन क्योंकि शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए ये सेंटेंस का जो टेंस है वो गलत माना जाएगा। जो कार्य कल हो चुका है उसको हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं दिखा सकते हैं।
वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में लिखा जा सकता है। इसलिए आप लोग ये चीज ध्यान दे दें कि अगर यस्टरडे या कोई पुरानी तिथि लिखी हुई है तो वो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकता है। हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर दें, यानी ही हैज गॉन हटा दें, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट टू MUMBAI मुंबई YESTERDAY यस्टरडे। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वो कल मुंबई को गया था और हमारा ये वाक्य करेक्ट हो गया। अब हमें दिया गया द पुअर इज अनहैप्पी, छोटा सा वाक्य है। पुअर गरीब, लेकिन जब दा लग जाता है तब वो बन जाता है कॉमन नाउन, पूरे समूह को दिखाता है। द पुअर का अर्थ हुआ गरीब लोग। अब अगर गरीब लोग हैं तो इज कैसे, ये तो गलत हो गया ना। बहुवचन की सहायक क्रिया लगी होनी चाहिए, तो बहुवचन कर दिया जाए इज को, तो ये हो जाएगा द पुअर, और हम कह दें RUNHAPPY अनहैप्पी। अब ये सही हुआ, गरीब लोग दुखी हैं। इज गलत था क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हुआ और बहुवचन के साथ हमने अब बहुवचन की क्रिया लगा दी। नेक्स्ट सेंटेंस है बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। बीइंग संडे, संडे किसी दिन से हमारे वाक्य की शुरुआत हो रही है। हमें एक बात याद रखनी है कि दिन, समय, मौसम, ये तीन तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा इट से प्रारंभ होते हैं। बिना इट के हम इन वाक्यों को नहीं बनाते हैं। जबकि संडे एक दिन है और इस दिन को दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें इट का प्रयोग नहीं किया गया है, यही इस वाक्य की एरर है। हम लोग इस एरर को सुधारते हैं। हम लोग कहते हैं इट, BEING, बीइंग, SUNDAY, संडे। I did not go to college, और ये हमारा वाक्य करेक्ट हो गया। हमारी गलती इसमें यही थी कि ये बीइंग संडे, संडे को दिखाने के बावजूद इसमें इट का प्रयोग नहीं किया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज वन ऑफ दोज पीपुल हु नोज एवरीथिंग। ही, वह इज माने है वन ऑफ दोज पीपुल, एक उन लोगों में से, हु नोज एवरीथिंग, जो नोज जानते हैं, एवरीथिंग सब कुछ। यहां पर हम उस नियम के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है और हमें पता होना चाहिए, और वो है पर्सनल प्रोनाउन का। हमको पता है कि WH वर्ड जो होते हैं इनका प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द के रूप में भी होता है और कंजक्शन के रूप में भी होता है। जब हम किसी भी WH वर्ड को वाक्य के बीचों बीच में प्रयोग करते हैं और उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा होता है, तब वो पर्सनल प्रोनाउन यानी कंजक्शन कहे जाते हैं। इनकी एक खास बात होती है, ये उसी के साथ लगते हैं जिनके साथ इनका प्रयोग किया जाना होता है। यानी हु का प्रयोग हुआ है दोज पीपुल के लिए। अब दोज पीपुल वो लोग ज्यादा हैं, बहुवचन है, तो ये जो हु हुआ वो बहुवचन हो गया। अब अगर ये बहुवचन है तो इसके साथ में क्रिया में क्या लगाया गया है, नोज। वर्ब में एस या ईएस तब लगाते हैं जब वो एक वचन कर्ता के साथ में लगती है। अब हमारा पर्सनल प्रोनाउन है यहां पर हु लिखा गया है दोज पीपुल के लिए। दोज पीपुल है बहुवचन, इसलिए हु भी हुआ बहुवचन, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस वर्ब में नहीं लगाई जाती है। यानी हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज वन ऑफ दोज पीपुल हु
नो, KNOW, नो, EVERYTHING, एवरीथिंग। यानी हम यहां पर नोज में जो एस लगा हुआ था वो हटा करके नो कर देंगे। इंग्लिश प्रैक्टिस करते समय यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9044904480 पर बिना संकोच के SMS कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। साथियों, आज की हमारी प्रैक्टिस यहीं तक है। हम लोग अपने अगले वीडियो में लगातार सिंटैक्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।